अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम सीखेंगे हेमोफीलिया क्या है, ये क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगी और क्रॉस भी हम करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन वो है, इट इज़ अ एक्स सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एन इंजरी और इट क्लॉट्स वेरी स्लोली। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आरबीसी हमारा जो ब्लड का वेसल होता है, इस तरीके से वेसल जो होता है उसमें यहाँ पर आरबीसी होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ प्लेटलेट पड़े होते हैं। अगर हमारे आरबीसी में यहाँ पर जो है ना कट लग जाए, या हमें जो है ना नॉर्मली कट लग जाए, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कट लग गया ये इस जगह पे, तो क्या होता है कि प्लेटलेट जो है एग्रीगेट बनाते हैं। इस तरीके से एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट होती है और यहाँ पर क्लॉट बन जाता है। इसी को हम क्लॉट कहते हैं कि प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन हो जाती है। फिर फिब्रिन मोलिक्यूल आता है जो कि स्टिकी मोलिक्यूल होता है, वो यहाँ पर ऐसे लग जाता है और इसको इस तरह स्टिक कर देता है। तो फिर आरबीसी जो है या हमारा खून, जब हमें कट लगता है तो थोड़ी देर खून निकलता है, फिर ये प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाता है और फिब्रिन बनता है, फिर थोड़ी देर बाद खून नहीं निकलता। वो इसकी वजह से ये होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ पर हो जाती है और खून जो है वो फिर ब्लड वेसल में इस तरह गुजरता है। तो अगर किसी में ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रही तो इसी का मतलब है कि इसको हेमोफीलिया है। अब हम ये देखेंगे, इसकी यही लिखा है यहाँ पर, जेनेटिक एक्स लिंक हेमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक डिसीज़ है। एक्स लिंक को मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ कि एक्स लिंक किसको कहते हैं, और ये यहाँ पर लिखा है इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। क्लॉट नहीं बनाएगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी आफ्टर एन इंजरी और इट क्लॉट्स वेरी स्लोली। या तो वो इंजरी के बाद क्लॉट बनाएगा ही नहीं, या बनाएगा मगर तो बहुत देर के बाद बनाएगा। तो इस तरह हमारा जो खून होता है वो बहेगा। हेमोफीलिया जो है वो इस तरह से एक एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ है। एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ किसे कहते हैं, हम इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। पहले आप इसको समझे कि अगर इफ़ेक्टेड कोई इफ़ेक्ट मेल कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको इस तरह लिखा जाता है, जो इफ़ेक्टेड है उसको स्मॉल एच लिखा जाता है। अब ये मेल है तो एक वाई आ गया, वाई पर इसके जीन नहीं होती तो इसलिए इस पर कोई भी जो है ना मार्किंग नहीं की जाएगी। इसको आप इफ़ेक्टेड मेल कहते हैं कि ये हेमोफिलिक मेल है। अब फीमेल के लिए दो तरह से हो सकता है, या तो दोनों पर जो है ना स्मॉल एच आ जाए, दोनों ही जीन एक्स क्रोमोसोम पर जो है हेमोफिलिक हो, इसको हम इफ़ेक्टेड फीमेल कहते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी मेल पर आ गया हेमोफिलिक तो उसको इफ़ेक्ट कर देगा। फीमेल के लिए दोनों क्रोमोसोम होने चाहिए एच, स्मॉल एच। इसीलिए हेमोफिलिक की जो बीमारी है वो फीमेल में कम होती है, बिकॉज दो जीन चाहिए इसके लिए और इसके लिए एक चाहिए। तो हेमोफिलिक जो है फीमेल में कम होती है। एक दूसरा इसकी जो वो है टाइप है, अगर एक कैपिटल एच हम इसलिए लिखते हैं कि ये अनएफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर हेमोफिलिक जीन नहीं है, और एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर हम स्मॉल एच लगाएं तो यहाँ पर हेमोफिलिक जीन है। अब इसके पास क्या होगा, ये जो है अनएफेक्टेड होगा, ये अनएफेक्टेड फीमेल है, बट इसको हम कैरियर कहेंगे, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल क्यों, क्योंकि ये अपने पास एक एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रही है, हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रही है। अब ह्यूमंस में ये किस तरह से होता है, ये पूरा इनहेरिट। ह्यूमंस में हमारे पास, पहले ह्यूमंस की हम क्रोमोसोम की जो है जीनोटाइप सीखेंगे। उसमें जो है ना मेल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस, और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ये दोनों अगर कपल हैं, अगर अब इनसे अगर ऑफस्प्रिंग हो रही है, अब मान लो कि ये जो मेल है ये इफेक्टेड है, अब यहाँ पर इसके पास एक एच क्रोमोसोम, स्मॉल एच का मतलब है कि ये इफेक्टेड है, और फीमेल जो है वो अनइफेक्टेड है। अब अगर इनसे आगे सन्स, अब इनके मैं गेमीट पहले बनाता हूँ। गेमीट किस तरह से बनेंगे, ऑटोसोम में 22 ऑटोसोम आ जाएंगे, 22 एक गेमीट में आ जाएंगे, एक एच यहाँ आ जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया। एक गेमीट इस तरह से बनेगा, दूसरा किस तरह से बनेगा, दूसरा 22 ऑटोसोम
और एक वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। और इधर तो सेम ही गेमीट बनेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम है, 22 एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप ज़रा समझ के यहाँ देखें कि अगर इन दोनों कपल से अगर सन पैदा हो रहा है बेटा, तो उसको किस तरह ये इनहेरिट करेगा या नहीं। अगर मेल जो है वो इफेक्टेड है, फादर, यहाँ पर फादर आ गया या मदर। अब अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो फादर की जानिब से इसको एक जो है ना क्या मिलेगा, एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सन, तो फादर की जानिब से इसको क्या मिलेगा, फादर की जानिब से इसको ये वाला गेमीट मिलेगा। और मदर की जानिब से क्या मिलेगा, मदर की जानिब से दोनों सेम ही गेमीट है तो कोई एक मिल जाएगा इसको। तो इस तरीके से हमारे पास जो बच्चा होगा वो क्या आ गया, वो अनएफेक्टेड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हेमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसीज़ है, क्योंकि अगर वाई पर फादर में एक्स क्रोमोसोम पर ये था बट उसने वाई इनहेरिट किया अपने सन को, वाई क्रोमोसोम ये वाला गेमीट, तो उससे जो है ना बच्चा जो है अनएफेक्टेड आ गया। इधर आप जो है ना एक्स भी लिख सकते हो इस तरह से, अगर ये अनएफेक्टेड है, कैपिटल एच और कैपिटल एच यहाँ लिख सकते हो, कैपिटल एच कैपिटल एच। अब जो बच्चा इनका है वो यहाँ पर कैपिटल एच आ गया तो ये अनएफेक्टेड आ गया, सही है। इस तरीके से इस रिज़ल्ट से हमें क्या पता चला कि जो फादर अगर इफेक्टेड होगा तो वो अपने सन को इनहेरिट नहीं कर सकता है हेमोफिलिक जीन। तो अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर इससे ही जो है हमें अगर डॉटर अगर इससे बेटी पैदा हो रही है तो वो किस तरह से होगी। अब यहाँ पर वाई क्रोमोसोम पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज़ है। अब यहाँ पर बेटी को फादर जो है एक अपना ये क्रोमोसोम दे देगा जो इफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम है, और मदर सिमिलरली इन दोनों में से कोई भी एक दे देगी, 22HX। अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया, 22H। एक कैपिटल वाले को हम पहले लिखते हैं जो अनइफेक्टेड होता है, और स्मॉल h। अब ये क्या आ गई, ये कैरियर हमारे पास आ गई, कैरियर। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता ये चला कि अगर फादर इफेक्टेड है तो वो अपने डॉटर को जो है ना हेमोफिलिक जीन इनहेरिट करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक एक्स क्रोमोसोम आया है वो फादर की वजह से आया है, वो मदर की वजह से नहीं आया, क्योंकि मदर तो अनइफेक्टेड है। तो यही आपने याद रखना है, जो क्रॉस आते हैं उसमें यही सवाल अक्सर पूछते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। अब हम दूसरा क्रॉस देखते हैं, हम फीमेल को जो है ना कैरियर लेंगे और मेल को हम सही रखेंगे। फिर क्या आता है, मेल यहाँ पर जो है ना फादर को हम यहाँ पर एक्स अनइफेक्टेड लेंगे, यहाँ पर वाई आ गया, और यहाँ पर मदर को जो है हम इफेक्टेड लेंगे, कैरियर, इसको हम कैरियर इफेक्टेड लेंगे, ये कैरियर। इसके ऑटोसोम 44 ऑटोसोम है, यहाँ पर भी 44 ऑटोसोम है। अब इनके गेमीट्स जब बनेंगे अब यहाँ पर इनके जो गेमीट्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर इनके गेमीट्स ये 22 ऑटोसोम और फिर एक ये अनइफेक्टेड ये गेमीट बनेगा और एक दूसरा वाला ये गेमीट बनेगा। इसके मदर के किस तरह गेमीट बनेंगे, इसमें एक जो है एक गेमीट जो है अनइफेक्टेड वाला बनेगा कैपिटल एच, और एक गेमीट जो है वो इफेक्टेड वाला बनेगा। अब इन दोनों में से अगर अगर इनका बेटा जो है वो बॉर्न हो रहा है तो क्या होगा, एक एक्स क्रोमो अगर बेटा पैदा हो रहा है तो यहाँ पर तो फादर जो है वो इसको जो है ना वाई क्रोमोसोम दे देगा 20, ये वाला गेमीट दे देगा। अब इनमें से दोनों हो सकता है, या तो मदर जो है इसको एक्स क्रोमोसोम देगी या ये वाला अनइफेक्टेड क्रोमोसोम दे देगी, या तो ये इफेक्टेड वाला दे देगी। इसका मतलब है कि 50-50% चांस है कि क्या ये इफेक्टेड वाला क्रोमोसोम दे देगी, हम मान लेते हैं कि वो इफेक्टेड वाला दे देती है। या अगर हम इस तरह कर लें कि मदर को जो है ना
हम मान लें कि इसको जो इफेक्टेड क्रोमोसोम देगी तो फिर क्या होगा 22x। तो बच्चा जो पैदा होगा बेटा होगा वो 44 ऑटोजोम्स में होंगे प्लस एक एक्स क्रोमोसोम जो है जो मदर से आया था वो इफेक्टेड था। इस तरीके से ये वाला बच्चा जो है अब एक ये पैदा हो सकता है बेटा इस तरह भी हो सकता है या तो इस तरह हो सकता है कि 44 ऑटोजोम ये वाला गीमीट आ जाए, ये तो सिमिलर रहेगा ना 20 एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो अनइफेक्टेड आ जाए फीमेल से और एक वाई क्रोमोसोम यहाँ से। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि ये दोनों हो जाएं, बट इस रिज़ल्ट से हमें पता ये चला कि जो फीमेल है वो किसको इफ़ेक्ट करेगी, वो अपने सन्स को इफ़ेक्ट करेगी, बिकॉज अपने सन्स को इफ़ेक्ट करेगी। अगर मेल जो है वो मेल जो है अगर वो नॉर्मल है और अगर फीमेल जो है मदर वो कैरियर है तो वो अपने सन्स को इफ़ेक्ट करेगी इस तरीके से। अब ये अगर हम इसकी डॉटर बोर्न हो रही है तो वो किस तरह से होगी, फादर जो है वो सिमिलरली ये वाला क्रोमोसोम देगा 22x अनइफेक्टेड क्रोमोसोम। मदर अब इन दोनों क्रोमोसोम में कोई भी क्रोमोसोम दे सकती है। तो अगर जिस तरह ऊपर सन में इन्होंने किया था कि कोई भी क्रोमोसोम दे दिया था, तो इधर भी यही होगा कि कोई भी क्रोमोसोम इसको मिल सकता है। हम इफेक्टेड वाले ले लेते हैं, यहाँ पर 44x एक इफेक्टेड क्रोमोसोम आ गया और एक फादर की तरफ से अनइफेक्टेड आ गया। या तो ये कैरियर पैदा होगी, मतलब एक जीन इसके पास नॉर्मल होगा और एक हेमोफिलिक जीन होगा, या तो ये 44 फादर की जानिब से इसको एक एक्स नॉर्मल जीन मिलेगी हेमोफिलिक के लिए, और मदर की जानिब से भी इसको जो है ना एक अनइफेक्टेड हेमोफिलिक जीन मिल जाएगी। तो इस दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि अगर यहाँ पर जिस तरह है या मदर जो है वो दोनों के इफेक्ट कर सकती है, वो सन्स को भी इफेक्ट कर सकती है, वो अपने डॉटर को भी इफेक्ट कर सकती है, जैसे यहाँ पर हमें दिखा कि दोनों को इफेक्ट कर सकती है। बट अगर जो है ना बट फादर जो है वो अपने सन्स को सिर्फ इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज नहीं वो सिर्फ अपने डॉटर को इफेक्ट कर सकता है। बिकॉज अगर कोई बच्चा अगर बेटा पैदा हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक वाई क्रोमोसोम जो है ना फादर इनहेरिट करेगा, और इस तरीके से वाई क्रोमोसोम कहाँ गया, ये रहा वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम देगा। वाई क्रोमोसोम पर जीन नहीं होते, तो इस वजह से जो है ना फादर जो है अपने डॉटर को इफेक्ट करता है और मदर जो है वो दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं, सन्स को भी इफेक्ट कर सकता है और डॉटर्स को भी इफेक्ट कर सकता है। अब हेमोफिलिया का निचोड़ यही है कि जो फादर है वो हमेशा जो है अपने बेटियों को डॉटर्स को इफेक्ट करेगा अगर इसकी शादी जो है वो नॉर्मल मेल से हो जाए। अब मदर में क्या होता है, मदर जो है मेनली इफेक्ट करते हैं सन्स को, ये सन्स को अपनी बेटों को इफेक्ट करते हैं और ये फीमेल्स को भी इफेक्ट करते हैं, बट वो कैरियर होंगी, वो डॉटर्स जो है वो कैरियर होंगी। उसकी रीज़न यही है कि फादर से उनको एक एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा जो कि अनइफेक्टेड होगा, उस पर कैपिटल एच होगा, और अगर मदर से इनको माँ से जो इनको एक इफेक्टेड भी मिल जाए तो वो क्या होगा कि वो कैरियर होगी। तो मदर यहाँ से डॉटर कैरियर होगी और मदर से ज़्यादातर बच्चे जो है वो इफ़ेक्ट होंगे बेटे सन्स, और फादर से डॉटर इफ़ेक्ट होगी। ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पेडिग्री भी आती है, वो भी इस बेस के ऊपर सॉल्व होती है। अभी हम देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि हेमोफिलिया के कितने टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ हेमोफिलिया है। ये ए और बी हेमोफिलिया जो है ये 90% यही होता है, इसलिए इसके हम डेफिनेशन में हम यही लिखते हैं कि ये एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ है। ये दोनों भी एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ होती है। हेमोफिलिया ए जो है ये एक एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ है ड्यू टू द फैक्टर ऑफ 8। ये फैक्टर 8 अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है। हेमोफिलिया बी जो है एक एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ है ड्यू टू फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। यहाँ पर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी थी, यहाँ पर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। हेमोफिलिया सी जो है ये ऑटोसोमल लिंक रेसिव डिसीज़ है ड्यू टू द फैक्टर 11 डेफिशिएंसी। ये हेमोफिलिया जो है ये मेल और फीमेल में सिमिलर होगा, इक्वल होगा, मतलब जैसे ए और बी था, ये ए और बी हेमोफिलिया जो है ये मेल में ज़्यादा था, फीमेल में कम था।
बिकॉज ऑफ द मेल में जो है वो एक क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड आ गया तो पूरे फीमेल मेल जो है अफेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से होमोफिलिया जो सी है वो ऑटोसोमल रेसेसिव है। रेसेसिव मतलब 22 ऑटोसोम है, उसमें अगर किसी पर भी अगर वो जीन नहीं होगा तो अफेक्टेड ही हो जाएगा। वो इक्वल रेशो में होता है। ये होमोफिलिया जो है ये इक्वल होता है, मेल में भी इक्वल होता है और फीमेल में भी इक्वल रेशो में होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये फैक्टर 11 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। अब मैं ये फैक्टर समझाऊंगा कि ये फैक्टर क्या है। पहले तो ये इस समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यह हमारा एक ब्लड वेसल है। अगर ये यहाँ पर रप्चर हो जाए इस साइड से तो क्या होगा अब आगे की प्रोसेस में कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो जाएगी इस तरीके से। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बन गई, ये इसको रोकेगी, खून को बाहर लीक होने से रोकेगी। बट हमें एक मॉलिक्यूल होता है, एक फाइबर होता है जिसको हम फिब्रिन कहते हैं। वो एक सा फाइबर होता है, स्टिकी फाइबर, वो उसके ऊपर ऐसा लग जाता है तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर स्टिक हो जाता है तो पूरे जो ब्लड का वेसल होता है वो उसको स्टिक कर देता है और जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है वो उसको आपस में क्रॉस लिंक कर देता है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर ये फिब्रिन की जो है ना वो नहीं होगी, फिब्रिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बनेगा। क्लॉट जो बन जाएगा वो कुछ देर बाद फिर से टूट जाएगा तो खून हमारा बहता ही रहेगा। तो अब मैंने यहाँ समझाया कि फैक्टर क्या है। फैक्टर जो है 8 फैक्टर है और 9 फैक्टर है, 11 फैक्टर है। हमारे बॉडी में इस तरफ 12 to 15 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर एक प्रोटीन है, छोटे प्रोटीन्स होते हैं, मोलिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे लिवर सिक्रीट करते हैं। यह हमारे ब्लड के सीरम में होता है। और क्या होता है जब ब्लड टरूमा और कॉन्टैक्ट कोलाजिन, जब यहाँ कॉन्टैक्ट कोलाजिन का मतलब है कि ये हमारा अगर ब्लड का सीरम है, यहाँ पर इस तरह सीरम पड़ा हुआ, यहाँ पर आरबीसी है और ये इसका सीरम है। अब ये वाली जगह अगर मान लो इसकी डैमेज हो गई तो यहाँ पर कोलाजिन, हमारे जो ब्लड के वेसल्स में कोलाजिन होता है, या इसके टिश्यू यहाँ आएंगे और इस फैक्टर के साथ अटैच हो जाएंगे, इसके रिसेप्टर पर अटैच हो जाएंगे। ये अगर रिसेप्टर है फैक्टर 12 तो इसके रिसेप्टर पर इस तरह से ये टिश्यू अटैच हो जाएगा। तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा? ये फैक्टर 12 है, ये एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 12 को। फैक्टर ये इसके साथ जो छोटा जो ए लग गया इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया। ये फिर आगे जाके फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। इस तरीके से फैक्टर 9 जो है वो फिर 10 को एक्टिवेट कर देगा। इससे थ्रोम्बिन बनेगा, फिर इस थ्रोम्बिन से फिब्रिन बनेगा और फिर इस फिब्रिन से क्रॉस लिंक फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं। अब आप खुद बताएं कि अगर ये एक चेन टाइप रिएक्शन है, अगर अब बीच में इसमें ये जो हेमोफिलिया ये इस जब अगर 9 वाला फैक्टर नहीं होगा, 9 वाले से कौन सा हेमोफिलिया हो रहा था? 9 वाले से हो रहा था हेमोफिलिया बी। अब अगर ये बीच में हेमोफिलिया ये फैक्टर नहीं होता तो क्या ये क्रॉस लिंक फिब्रिन मॉलिक्यूल बनेगा? ये नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये एक चेन टाइप, ये एक ऐसी एग्जांपल है। अगर एक गाड़ी है उसके 4 टायर है, अगर उसमें से एक टायर हम निकाल ले, क्या वो गाड़ी चल सकती है? वो नहीं चल सकती। इस तरह ये भी एक चेन टाइप रिएक्शन होता है। अगर इसमें ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला फैक्टर नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं होने की वजह से हेमोफिलिया बी आपको हो सकता है। अब आगे क्या है कि जब हेमोफिलिया, अब इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में दिखाऊंगा और क्रॉस आपको याद होना चाहिए। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये बना रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है। अब जब फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है? फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 10 के एक्टिवेशन के लिए और फैक्टर भी चाहिए, वो है फैक्टर 8। ये भी अगर एक्टिव नहीं होगा तो फैक्टर 8 अगर एक्टिव नहीं होगा तो हमारे पास कौन सा हेमोफिलिया आएगा? हेमोफिलिया ए हमारे पास, फिर ये डिसीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है कि अगर फिब्रिन का क्रॉस लिंक, फिब्रिन का मतलब है इस तरीके से, अगर ये नीचे में दिखा रहा हूँ, ये एक ब्लड वेसल है। इस तरीके से यहाँ पर फिब्रिन प्लेटलेट्स इस तरह से आ गए एग्रीगेट। अब ये ऊपर से फिब्रिन के मॉलिक्यूल आ गए इस तरीके से हल्के हल्के। अब इसके ये क्रॉस लिंकेज इस तरह से करवाएगा। इस तरह से अगर ये फिब्रिन के मॉलिक्यूल है आपस में क्रॉस लिंक हो जाएंगे, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्लॉट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो अगर फिब्रिन नहीं बनेगा, अगर फैक्टर 8 नहीं है तो हेमोफिलिया ए हो जाएगा, फिब्रिन नहीं बनेगा। इस तरह हेमोफिलिया ए होगा। और अगर
और अगर फैक्टर 9 नहीं है तो फिर हमारे पास हेमोफीलिया बी होगा। तो इस तरीके से ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके जो है ना आपको हेमोफीलिया में कोई मुश्किलात नहीं होगी हेमोफीलिया में। फिर इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों होता है मेल्स में। इसकी रीज़न यही है कि मेल्स में आपको एक एक्स क्रोमोसोम जो इफेक्टेड चाहिए, तो वो जो है मेल को इफेक्ट कर देगा। अगर एक भी हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स की आ गई तो इसको इफेक्ट कर देगा। फीमेल के लिए क्या है कि दो जो है ना हमारे पास दो इफेक्टेड क्रोमोसोम होने, दो इफेक्टेड जीन होने चाहिए हेमोफीलिया के। अगर एक लग गया तो फिर उसको हम कैरियर कहेंगे, ये अनइफेक्टेड होगा। तो इस वजह से ये हम जो यहाँ पर ले रहे हैं ना, जिस कॉमन इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल्स, तो हेमोफीलिया की सी की बात नहीं हो रही, बिकॉज सी जो है वो बहुत इसकी जो रेशो वो बहुत कम है, ये 5 to 10% होता है। ज़्यादातर हेमोफीलिया ए बी जो है ये होती है लोगों में। सी जो है इसकी जो रेशो है वो कम है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो कम है। फिर ये नीचे लिखा 1 जीन ऑफ दिस ट्रेट ए और बी हेमोफीलिया की बात हो रही है, रेंडर्स अ मेल हेमोफिलिक। ये मैंने समझा दिया कि ये अगर एक जीन बी होगा हेमोफिलिक का तो वो मेल को अफेक्ट कर देगा, हेमोफिलिक कर देगा। बट फॉर अ फीमेल टू बी हेमोफिलिक, अगर फीमेल को हेमोफिलिक होना है, अगर वो हेमोफिलिक है तो इसके लिए क्या होगा कि शी मस्ट हैव जीन्स ऑफ हेमोफिलिक ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम, उसके बोथ एक्स क्रोमोसोम पर हेमोफिलिक जीन होने चाहिए। अब यहाँ इस पॉइंट में लिखा इट नेवर पास डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये मैंने आपको पिछले ही बता दिया था कि ये सन को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। इसकी वजह ये कि अगर फादर जो है ना वाई क्रोमोसोम देता है सन को, इस तरीके से वाई क्रोमोसोम देता है, इस वजह से वो अनइफेक्टेड रहता है। अगर फादर जो है अफेक्टेड है तो वो वाई क्रोमोसोम अपने सन को इनहेरिट करेगा, तो इस वजह से ये अनइफेक्टेड रहेगा। क्योंकि हेमोफीलिया जो है वो एक एक्स लिंक रेसिव डिसीज़ है, वो एक्स लिंक डिसीज़ है, वो वाई लिंक नहीं है। ऊपर इस जुमले में लिखा है, ये इस्लामाबाद के एमडीके टेस्ट में आता है, द जीन ऑफ हेमोफिलिक इनहेरिट्स इन जिगजैग मैनर फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। यहाँ लिखा है कि मैटरनल मतलब माँ के साइड, माँ का मदर का फादर होता है, वो मतलब दादा जो है ना अपने पोतों को कैसे इनहेरिट कर सकता है। ये जो है ना एक बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट, अगर इसके अच्छे होंगे वो एमसीक्यूज कर सकता है। पहले दादा जो है ना अपने हमने ये सीखा था यहाँ पर कि फादर जो है ना, फादर कहाँ गए, ये रहा, फादर अपने डॉटर को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर कैरियर डॉटर्स को इसने इफेक्ट किया, ये कैरियर डॉटर आ गई। अब हमने फिर ये भी पढ़ा था कि कैरियर से क्या हो सकता है, कैरियर से एक हेमोफिलिक भी आ सकता है और एक अनइफेक्टेड भी आ सकता है। यही इस जुमले में लिखा है कि द जीन ऑफ हेमोफिलिया इनहेरिट इन जिगजैग मैनर फ्रॉम मैटरनल माँ के साइड से, जिसका दादा जिसे हम कहते हैं ग्रैंडफादर, वो अपने डॉटर को इफेक्ट करेगी, कैरियर होगा, वो डॉटर कैरियर होगी। और फिर टू ग्रैंडसन, ये अपने इसके इस तरीके से ये इसके बच्चे हैं, मतलब ये इसके बच्चे हैं ग्रैंडसन। बट दादा के ये जो है ना पोते हो गए, इसके ग्रैंडसन हो गए। बट इसके जो बच्चे हैं तो वो अपने फिर कैरियर डॉटर अपने जो बच्चे होंगे, बेटे होंगे, उनको इफेक्ट करेगी। ये जुमला आपको याद होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्चुअल जो है ना एमसीक्यूज है।